1943 1943 में लिखना शुरू करो। बंद करो इसको। क्या किसमें बाकी रह गए? खत्म है। छोड़ो आंदोलन ना, उसमें सारा लिख लिया। अब क्या इसमें लिख रहे हैं? 1943 लिखो। 42 का पॉइंट हम लोग सब लिख चुके हैं। CR दास, चितरंजन दास, यही तक 1945 लिखो। हेडिंग 1945 डाल के लिखिए। 1945 लिखो। 43 लिख चुके हो। There was an open trial held in रेड फोर्ट। बड़ा पूजा वूजा किया सब, फूल चमका रखा है। कौन सी गया तो क्या है? There was an open trial held in Red Fort in Delhi against the 3 captains of INA, आजाद हिंद फौज के 3 सेनापतियों के विरोध में दिल्ली के लाल किले में 3 सेनापतियों के विरोध में दिल्ली के लाल किले में एक न्यायालय का आयोजन हुआ। एक न्यायालय का आयोजन हुआ। अंडर द लीडरशिप ऑफ भूला भाई देसाई, अंडर द लीडरशिप ऑफ भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू, कोमा देखे, अंडर द लीडरशिप ऑफ भूला भाई देसाई, जवाहरलाल, अरुणा असफ अली एंड तेज बहादुर सप्रू had fought the case of these 3 captains, had fought the case of these 3 captains, भूला भाई के नेतृत्व में जवाहरलाल नेहरू, अरुणा असफ अली और तेज बहादुर सप्रू ने, ये सब बोतल तो हटा दे, बाकी नहीं चल रहा, हटा कर। तेज बहादुर सप्रू ने जवाहरलाल नेहरू, अरुणा असफ अली और तेज बहादुर सप्रू ने इन तीनों सेनापतियों का केस लड़ा था।
इन तीनों सेनापतियों का केस लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट, द जज हैड गिवन कैपिटल पनिशमेंट। न्यायाधीश ने इनको मृत्यु दंड दिया था। न्यायाधीश ने इनको मृत्यु दंड दिया था। लॉर्ड वेबल द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड वेबल the Governor General of India had used his veto power, and changed the capital punishment into life imprisonment. Change the capital punishment into life imprisonment. भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेबल ने अपने वीटो पावर का प्रयोग कर, भारत का बोर्ड पर लिखा हुआ है, गवर्नर जनरल लॉर्ड वेबल ने अपने वीटो पावर का प्रयोग कर मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था। मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दिया था। 42, 43, 45 में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, एक एक करके बोलो। इस सब 42, 43, 45 तक कोई क्वेश्चन है, डाउट है, बोलो। लक्ष्मी सहगल लेडीज थी तो उनको नहीं दिया। क्या? अब जहां से पूछना है पूछ ले भाई। कौन संधि लिखा न रखा नहीं, हैदराबाद का निजाम है। हाँ तो माचा मैं तो लाइटर लेके किताब में आग लगा दे, कुछो दे देगा तो दे दिया। अपना भी तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, थे डोल रहा है पेंडुलम जैसा। हैदराबाद का निजाम या हैदराबाद तो हैदराबाद ही होगा, कौनो किताब हो। ऐसा बैठ बाद में पूछना है सब क्वेश्चन। कौन सा किताब है वो? घटना चक्र में 20% गलत है था। ऐसा अभी क्लास के बाद 10 बजे के बाद जितना हाँ, हिटलर क्यों देगा? हिटलर के संबंधी थे तब। आपको मुक्ति वाहिनी सेना, वो क्यों नेताजी इनको कहने जाएगा, उसके लिए क्या किए थे? कुछ अपना भी समझो बात को। अगर बीपीएससी का पैटर्न रखेगा तो 50% सब सब्जेक्ट का जितना पढ़े हो या पढ़ रहे हो यूपीएससी का झलक दिखा देगा। जबकि हम लोग का प्रार्थना है कि जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है वही है, क्या कि तुम मेंटली फिजिकली उसी के लिए तैयार। तो वहां क्या होगा कि अगर मान लो 50%, 30% बीपीएससी वाला क्वेश्चन दिखाएगा झलक, डायरेक्ट आंसर नहीं रहे, तो दिमाग लगाना।
आप सोचिए कि जिसके धरती पर आप पहला बार जाके मिल रहे, और उस समय सुभाष चंद्र बोस उतने बड़े तो कोई तोप थे नहीं। हिटलर तो हिटलर था, चाहे डिक्टेटर था चाहे डिक्टेटर। तो वो नेताजी को उनको नेताजी का उपाधि कौन दे? एक बार बात किया कि भाई ऐसे ऐसे हम अपने लोगों से बात करेंगे, वो कहेंगे तो आपको सहयोग करेंगे। लोगों ने कहा कि नहीं करना है, नहीं किया। समझ रहे बात को? तो कुछ चीजें ये सब क्या होता है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब होता है कहानी सुनाने का कुछ सेंस है। एक सिंपल क्वेश्चन समझो, ये आया हुआ है यूपीपीसीएस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से, अब सोच लेना जरा तब बोलना, किसने नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किया था? फाहियान ह्वेनसांग मेगास्थनीज इत्सिंग। देख रहे क्वेश्चन किसने पढ़ा था? कैसे पता आपको ह्वेनसांग ही पढ़ा था? मैंने पढ़े हैं, कौन सा किताब में लिखा हो? जरा पढ़े हैं, जरा बोल दीजिए। दुनिया का कोई किताब स्पेशल छाप के कोरियर आया था आपके पास? बोलिए ना कौन सा किताब में पढ़े। लिवसेंट के औकात है ही लिखने का, लिवसेंट में पढ़े। वहां देखो लिवसेंट में है कि ह्वेनसांग पढ़ा था। समझो बात को, वहां जो समझ के गया है ना वो करेगा। जो थेथरोलॉजी कर रहे हैं ल्यूसेंट वाले, इनसे नहीं हो। भाई फाहियान नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। कुमारगुप्त प्रथम कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय का बेटा था। चंद्रगुप्ता सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट गुप्ता शासक है, जिसने शक संवत का विक्रम संवत का शुरुआत किया। तो देखो, इसका बाप था चंद्रगुप्ता सेकंड, ये आया था चंद्रगुप्ता सेकंड। फाहियान किस में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो जब फाहियान आया था तो नालंदा बना ही नहीं था। समझो बात, बनेगा तबे तो पढ़ेगा। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ। मेगास्थनीज आया था चंद्रगुप्त मौर्य में, तो गुप्ता के पहले मौर्य साम्राज्य था, तो इसके समय में इसके बनने का है नहीं। ये जब आया था तब बख्तियार खिलजी ने खत्म कर दिया था, आग लगा दिया। तो ये आया था हर्षवर्धन के दरबार, तो उस समय था। तो दो ही लोग भारत के इतिहास में ऐसे हुए कि किसी विद्यालय में पढ़े भी और पढ़ाए भी। तो ह्वेनसांग नालंदा में पढ़ा भी था, पढ़ाया भी था। चाणक्य तक्षशिला में पढ़े भी थे, पढ़ाए भी थे। तो ये क्या हुआ, आपके पास कंसेप्ट है कि नालंदा कब बना था, तो आप क्वेश्चन को कर लो। जो रट के गए हैं उनसे नहीं, वही दिमाग की जरूरत। ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में 4 ऑप्शन है। डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो 3 को छांटने का औकात होना चाहिए, और वो देखना 100% रिजल्ट निकाल। 10-20 वन लाइनर रट के गए तो एवरी डॉग हैज ए डे, हर कुत्ता का एक दिन होता है। ठीक है, वो दिन किस्मत साथ दिया, आ गया तो पास करके, नहीं साथ दिया तो बस झाल बजाई।
इसलिए यहां तुम लोग विद्वान हो, सीखने का आदत ही नहीं, सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं जाता है, सीखा जाता है परीक्षा पास करने। फिर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे जो सब्जेक्ट तुम्हारा है, गलती नहीं। 2 लाइन 4 लाइन रट लोगे ना। भाई स्टूडेंट कह रहा है सर तो गलत नोट्स लिखा दिए। क्या लिखा दिए भाई? अब तो 21 वर्ष में आ गए। ठीक है भाई, 21 वर्ष में आ गए, तू जोड़ तो ले। 93 में गए, 15 में आए, कौना हिसाब से 21 वर्ष हुआ? ऐसा तो सरदार लोग भी गलती नहीं करता। सरदार लोग वाला तुम लोग का मैथमेटिक्स है तो ठीक है, 21 वर्ष रखो। जब ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने थे तो सबसे अधिक खुशी पंजाबियों को हुआ था, पहला पंजाबी राष्ट्रपति बना। तो 7 गो व्यापारी था, सब वो गाड़ी घोड़ा के काम करता था, पंजाबी। तो कहा कि भाई बिरादरी से बने हैं राष्ट्रपति, इससे बड़ा क्या है, उनको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, उपहार देना चाहिए। तो कहा तब ठीक है दे दो। तो कहा क्या देगा सब उपहार? तो कहा गड्डी खरीद लेते, एक सेकेंड हैंड गड्डी खरीद ले, गाड़ी। तो कहा ठीक है खरीद लो। गया था वो गैरेज वैरेज में, बोला कि भैया गाड़ी का क्या दाम है? तो उस बंदे ने कहा 28,000। तो कहा ठीक है दे दो। तो बाहर निकला तो कहा यार हम लोग 7 आदमी हैं और 28,000 का गड्डी है, एक को कितना कितना पड़ेगा? एक उसमें काबिल था इसी के जैसा, जो बता रहा था कि नोट्स गलत। कहा कि क्या करना है? 28 में 7 से भाग दे दो, आ जाएगा जितना देगा। 8 में 7 गया 1, बच गया 21, 7 तिरी का 21। भाई सबको 13,000 रुपया देना पड़ेगा। 13,000 रुपया दो तो गड्डी ज्ञानी जैल सिंह के लिए खरीदा जाएगा। सरदार 13,000 रुपया गिन दिया, सब नोट का इतना बड़ा गड्डी हो गया। गैरेज वाला के पास गया तो कहा लो भैया, तो नोटे देख के समझ गया कि माल इसमें अधिक। कहा गिन लो। कहा गिनने के सरदार जी जरूरत नहीं। तो नहीं गिन लो। नहीं नहीं ठीक है, कम भी होगा तो नहीं मांगूंगा। वो ले लिया, गाड़ी दे दिया। तो गाड़ी लेके लोग गए राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति भवन में। तो ज्ञानी जैल सिंह से ये को कहा कि यार हमको डाउट्स लग रहा है, कुछ हिसाब गड़बड़ हो गया। तो कहा कि यार ज्ञानी जैल सिंह से पूछ लो, तो राष्ट्रपति बन गए। समझ रहे बात को? तो ज्ञानी जैल सिंह से कहा कि आपके लिए जो गाड़ी लाए है ना, ये 28,000 की गाड़ी है, हम सातों ने 13,000 रुपया दिया है, तो हम लोग को कुछ लग रहा है कि शायद गलती हो गया। तो ज्ञानी जैल सिंह ने कहा कि कैसे बांटा सर? तो कहा भाग दे दिए। तो भाग दे दिया तो गुना कर ले। 7 तिरी का 21 और 7 एकम 7 21 7 28। 7 तिरी का 21, 7 एकम 7 21 7 28। हिसाब परफेक्ट है ज्ञानी जैल सिंह ने। समझ रहे बात? उस समय बूटा सिंह गृह मंत्री थे, वो भी सरदार थे, बिहार के गवर्नर भी बने थे। तो उधर से राष्ट्रपति भवन से उनसे कन्फर्म होके आ रहा था तब, तो बूटा सिंह मिल गए। तो ये कहा यार हमको अभी भी डाउट लग रहा। तो कहा कि बूटा सिंह से पूछ लो, गृह मंत्री है। तो कहा ठीक है। तो बूटा सिंह से कहा सब, तो कहे कि तुम लोग गुनाह कर ही लिया, भाग दे ही दिया, तब एक जोड़ना बचता है और कुछ तो बचता नहीं। अतः नहीं तो जोड़ के देख लो।
हो गया ना 7 बार? ठीक है, हो गया ना? तो बूटा सिंह गिनते हैं कि 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 3, 18, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। कहा कि हिसाब परफेक्ट है। तो ऐसे लोग जोड़ने वाले घटाने वाले बैठे हैं तो हम क्या करें? हमारे बस का कुछ नहीं। समझ रहे बात को? तो थोड़ा सा दिमाग अपना भी खर्च करो। बूटा सिंह या ज्ञानी जड़ सिंह का दिमाग मत लगाओ। उन्नीस 46। बैठो, क्वेश्चन बाद में पूछो। पर्लिन है सर जी, बैठिए। ज्योग्राफी वाला से पूछ लीजिएगा, बैठिए। राजधानी या राज हमको नहीं आता, ज्योग्राफी वाले आएंगे, पूछ लीजिएगा। अरे बाद में मालिक पूछ लीजिएगा ना, है भाई। क्लास के बाद 10 मिनट ले लीजिएगा। अब राजधानी या सिक्का सब हम ही बताएंगे तो शांत हो जाओ सब। अभी क्लास खत्म होगा, जो पूछना है पूछ लीजिएगा। समझो बात को, समझो। एक क्वेश्चन होता है यूपीएससी का कि भारत को 1947 में आजादी क्यों मिली? क्या ऐसी परिस्थितियां हुई, आराम से बैठो, कि हमको 1947 में ही आजादी मिली? 46 में मिल जाता, 52 में मिलता, 48 में मिलता। तो परिस्थितियां इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। आप कहोगे कि सर 4-5 परिस्थितियां ऐसी बनी कि 47 में हम लोग को आजादी। पहला परिस्थिति सेकेंड वर्ल्ड वार ने बनाया, द्वितीय विश्व युद्ध। अंग्रेज जीत गए थे, समझना बात। फ्रांस जीत गया था, लेकिन अमेरिका का इतना कर्ज इन दोनों देशों पर था कि 11 साल इंग्लैंड का पूरा जीडीपी अमेरिका का इंटरेस्ट देने में चला जाता था। 56 तक, 45 से 56 तक पूरा जीडीपी। और सेकेंड वर्ल्ड वार में ही अमेरिका नहीं तो उसके पहले अमेरिका का कोई औकात नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वार में तो कोई उसको पूछता भी नहीं। इतना आर्म्स एमुनेशन फ्रांस को और इंग्लैंड को बेचा कि वर्ल्ड का रिचेस्ट कंट्री, पावरफुल कंट्री बनी। दूसरा, इंग्लैंड में सरकार का बदलना। 46 में आम चुनाव हुआ इंग्लैंड। इंग्लैंड में बाई पार्टी सिस्टम है, 2 दलीय व्यवस्था। तो 45 में प्रथम विश्व युद्ध के समय विंस्टन चर्चिल प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड का। देखो इतिहास कैसे दोहराता है। आज तक अमेरिका के कांग्रेस का, अपने यहां संसद कहते हैं, वहां कांग्रेस कहते हैं, संसद को
ज्वाइंट सीटिंग, दोनों ग्रुप को, डेमोक्रेट रिप्रेजेंटेटिव को बैठा के एक बार भाषण सिर्फ नॉन अमेरिकन चर्चिल ने दिया। उस शीत युद्ध का स्थिति चल रहा, और दूसरा व्यक्ति अब नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं। सोच लो, जो अमेरिका नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दे रहा था कांग्रेस के शासन में, ये कितना बड़ा भारत के लिए चीज है कि आप विश्वास नहीं कर सकते। किसी देश के किसी व्यक्ति को अपने पार्लियामेंट को, ज्वाइंट को, चर्चिल को छोड़ के संबोधित करने को नहीं दिया। तो चर्चिल अगर रहता ना, चर्चिल कंजर्वेटिव पार्टी का था, वो हम लोग को 2-4 साल तो कम से कम लटकाई देता जाती। चुनाव हुआ, हार गया, तो लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। उसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम भारत को आजादी देंगे। तो जो भारतीय मूल के वहां जो लोग थे, उन्होंने उसको वोट दिया। समझ रहे बात को? तीसरा, हमारा स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन भी रोज धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। महात्मा गांधी जैसे आदमी को डू और डाई का नारा देना, मतलब 1942 का आंदोलन रियल में अंग्रेजों को आंख खोलने वाला। इन्होंने बहुत अधिक मात्रा में सरकारी वस्तुओं का नुकसान किया। रेल, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राम, सबको तहस नहस कर, और बिहार सबसे आगे रहा। बिहार के 3 डिस्ट्रिक्ट को क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया था। मारा भी सब, हेलीकॉप्टर से ऊपर से बम गिरा के मारा भी, वो भी मारा। तो स्वतंत्रता संग्राम भी तेज होते जा। आजाद दास्ता कल बताया था जयप्रकाश ने। आजाद दास्ता क्या हुआ कि इसमें स्टूडेंट, व्यापारी और किसान सब थे। रास्ता क्या है इन्होंने अपनाया, क्योंकि अंग्रेज जो सफल हुए ना हम लोग के धोखा देने से। कुछ हमारे समाज में ऐसे लोग थे हर जगह कि जो उनके एजेंट थे। कोई भी इंफॉर्मेशन हो 2 मिनट में उनके पास पहुंच जाए, और इसलिए बहुत सारे जगह भारतीय पराजित हुए, तो अपने लोगों को धोखा देने के कारण। यहां पर जयप्रकाश नारायण ने बुद्धि लगा दी। दिन में किसान खेत में काम कर रहे, तो जासूस, उसके एजेंट, उसके जो घूम रहे हैं तो देख रहे हैं काम कर, रात में जाकर पटरी उखाड़ देते। स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, सब लोग जो सोने गया तो टेलीफोन के लाइन कट। एक गया पोस्ट ऑफिस में आग लगा दिया रात में। अंग्रेज यहां पर अब पागल बन गए थे कि कंट्रोल करे, किसको पकड़े। कोई आमने सामने कुछ करे तब ना। और उन जो दलाल एजेंट थे उनको भी पता नहीं चलता। ये तो देख रहे थे कि भाई तो पढ़ने जा रहा है तो कुछ बोलिए नहीं रहा, जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये थोड़े कुछ करेगा। रात में वही जाके पोस्ट ऑफिस में आग लगा। तो स्वतंत्रता संग्राम भी हमारा तीव्र हो रहा है। तो ये सभी कारक थे, कारण आपको 47 में आजादी मिला। तो वहां के क्लीमेंट एटली के सरकार के 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री, पैट्रिक लॉरेंस चेयरमैन थे, स्टेफर्ड क्रिप्स, वही 42 वाला क्रिप्स मिशन, समझ रहे बात को, और एबी अलेक्जेंडर, ये जैसे अपने यहाँ कैबिनेट मिनिस्टर होता है वैसे 3 कैबिनेट स्तर के मंत्री थे। इसलिए इसको कहा गया कैबिनेट मिशन।
और इनको इटली ने कहा कि भैया भारत जाओ और भारतीयों को कहो कि 30 जून 1948 के पहले हम कभी भी भारत को आजादी दे देंगे, इसलिए आप अपना संविधान बने। भाई आजादी का ट्रांसफर होगा तो उसके पहले तो आपका संविधान होना चाहिए। कौन शासन करेगा, कौन गद्दी पर बैठेगा? नहीं तो क्या हुआ, ऐसा होता है कि वो कोई व्यवस्था नहीं किया, ये देश आपको आजादी दे दिया, अपने देश चल गया, बगल वाला आपको कैप्चर कर लिया, क्योंकि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, ना सेना है ना व्यवस्था। तो संविधान होगा, कौन राजा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेगा, क्लियर होगा तब ना। तो कैबिनेट मिशन है, कैबिनेट मिशन में इन तीनों का नाम और एक क्वेश्चन याद करना कि कैबिनेट मिशन के आदेश से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा बना। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़े हो ना संविधान सभा? कितना मेंबर थे? बड़ी बढ़िया पढ़े हो रे, मैंने कितना शर्म ला है। 9 अगस्त 1946 बैठो। कितना मेंबर थे तू बताया? बात मुंह बंद करो। कितना मेंबर थे तुम बताओ, कितना मेंबर थे तुम? तो कहां पर ही है, आके बैठती है पार्किंग के। कितना मेंबर था रे? तो अभी से तो कहा कि संविधान शुरू हुआ था, पहले संविधान सभा पढ़े ना, तो मेंबरे नदारत, बाराती जा रहे, दूल्हा गायब, गधा घोड़ा बैल 389 थे। पढ़ लिए आप लोग, पढ़ लिए, हो गया तैयारी। ऐसे ही तैयारी कीजिए पॉलिटी का। संविधान सभा बना तो 389 सदस्य थे, समझ रहे बात को? इसमें 296 ये थे कि जहां बताया हूं, पढ़े हो कि 11 राज्य था जहां अंग्रेज शासन करते थे, तो वहां इनका चुनाव हुआ, 11 राज्यों से चुन के आए। और देसी रियासत जो थे उनको कहा गया 93 को नॉमिनेट कीजिए, मनोनीत कीजिए अपना सदस्य। तो ये हो गए 389। पूछ देगा इसमें महिला सदस्य कितना थी, कहो कि हमरा नंबर तो मालूम नहीं थे, क्या पता होगा। पहला मीटिंग इसका 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ था। सचिदा प्रसाद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। समझ रहे बात को? 11 दिसंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया 1946 में। देसी रियासत और मुस्लिम लीग ने इसका बाइकआउट कर दिया था। तो जब संविधान 26 नवंबर को बना तो फाइनली 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया। संविधान का ऊपर वाला पेज कौन बनाया था? ऊपर वाला पेज का जो चित्रकारी है, नक्शा है, किसने बनाया था? हाँ भैया, खूब बढ़िया पढ़े हो। चल, नंदलाल बोस रविन्द्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे, बहुत बड़े चित्रकार थे। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रंट पेज है, डिजाइन इन्हीं का किया हुआ। तो उसमें सब, इसके बाद कानूनी सलाहकार कौन था? BN राव थे, ठीक है ना। 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा, 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को भारत सरकार को दे दिया। भारत सरकार ने उसको ग्रहण किया, एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी दिन 2 चीज, नागरिकता और चुनाव आयोग लागू कर दिया 26 नवंबर को।
2 महीना रोक के रखा, 26 नवंबर से 26 दिसंबर, 26 दिसंबर से 26 जनवरी, और वो भी 1929 में जवाहरलाल नेहरू वाला हम लोग पढ़े, पूर्ण स्वराज दिवस। तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया, इंप्लीमेंट किया, इन्फोर्स्ड किया, ग्रहण किया 26 नवंबर को। डेट वर्ड समझना सब। एडॉप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949, इन्फोर्स द कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950। ग्रहण करना मतलब लेना, लागू करना मतलब उसको इंप्लीमेंट। थोड़ा सा पढ़ लो सब ठीक से, नहीं तुम तो छोड़ देना, बाकी तो सुन के हमको तार दिया, हम देखे नहीं। 15 गो, 7 गो, 200, 150, 400, 500 बोली लगा रहा था तब संविधान सभा का। इस सब चीज में डाउट होना चाहिए जी। तो संविधान सभा बना, बात समझ रहे ना। कैबिनेट मिशन ने अपने योजना में मुस्लिम लीग का जो मांग था पाकिस्तान का, उसका कोई जिक्र नहीं किया। तो 16 अगस्त 1946 को, ये डेट इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे, सीधा कार्यवाही दिवस मनाया कि हमको पाकिस्तान नहीं तो कुछ नहीं। और लाखों की संख्या में हिंदू और मुस्लिम के दंगे में लोग मरे थे। बिहार में ऑफिशियल डाटा कहता है 10,000 लोग मरे। इसी समय लगभग 3 महीना, आज के बांग्लादेश में एक जगह है नोआखाली, नोआखाली 3 महीना महात्मा गांधी रहे और हिंदू मुस्लिम दंगे को कम करने का प्रयास किया। और क्या हिंदू क्या मुस्लिम, कोई भी जिसको चोट लग गया था, इंजर्ड था, उसका 3 महीना इन्होंने सेवा की। यहां जनरल क्वेश्चन है सब किताब में कि महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, तो हम कहते हैं कि महादेव देसाई, लिखा रखा। यहां क्या होता है, 44 में महादेव देसाई मर गए, वही आगा खान पैलेस में जहां महात्मा गांधी कैद थे। तो पूछ सकता है, तुम लोग में भी बीपीएससी में आया कि महात्मा गांधी जब नोआखाली में लोगों को सहायता कर रहे थे, तो उस समय महात्मा गांधी का निजी सचिव कौन? समझ रहे बात को? तो चूंकि महादेव देसाई तो सब किताब में लिखता है, वो मर चुके थे, तो प्यारे लाल थे। समझ रहे बात को? 4 साल महादेव देसाई के जगह पर प्यारे लाल ने। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। आते ही उसने बिना कोई प्लानिंग के घोषणा कर दिया कि 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को भारत आजाद हो। कोई अरेंजमेंट नहीं किया और लाखों की संख्या में हिंदू मुस्लिम मरे। रीजन क्या था? पुलिस सेना तो कम थी उस समय, और जो थी ना, सब अंग्रेजों ने अपने सुरक्षा में लगा ली। उनको तो अब डर था कि हिसाब करेगा सब, तो सारा पुलिस सेना को अपने सुरक्षा में। तुम विश्वास नहीं करोगे, बताया जाता है कि इधर से जो अपना आज पंजाब वगैरह है, इधर से एक ट्रेन लोगों को काट के लाश भेज देते, उधर से पूरा एक ट्रेन काट के फिर भेज देते। और ये सब अंग्रेजों के कारण। ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, ध्यान से सुन लेना सब। और स्वतंत्र भारत का
प्रथम गवर्नर जनरल, वो भी लॉर्ड माउंटबेटन। लास्ट वर्ड सुनना सब, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फ्री इंडिया तब भी लॉर्ड माउंटबेटन। आजादी मिलने के एक साल बाद 48 के अक्टूबर में गया। आज कश्मीर का जो प्रॉब्लम देखते हो ये लॉर्ड माउंटबेटन का दे। लॉर्ड माउंटबेटन चल गया रहता तो कश्मीर का लड़ाई नहीं। जब अंग्रेज जाते जाते गरीबी, लड़ाई झगड़ा ये सब उपहार में देके गए। ये देशी रियासतों को इसने 3 ऑप्शन दे दिया था। तब 563 के आसपास देशी रियासत, 563, उनको इन लोगों ने कह दिया कि आपके पास 3 ऑप्शन। एक ऑप्शन है कि आप भारत के साथ मिल जाइए, दूसरा ऑप्शन है आप पाकिस्तान के साथ मिल जाइए, तीसरा ऑप्शन है कि स्वतंत्र रहिए। तो कोई राजा अपना राज गंवाना क्यों चाहे? सब चाहेगा स्वतंत्र है। वो तो कहो कि वल्लभ भाई पटेल जैसे आपके होम मिनिस्टर मिले, आयरन रड से सबको मिला लिया, नहीं तो भारत का 2-4 और टुकड़ा होता। भोपाल मिलने को तैयार नहीं, जूनागढ़ मिलने को तैयार नहीं, हैदराबाद मिलने को तैयार नहीं, कश्मीर मिलने को तैयार नहीं। तो कश्मीर के राजा थे हरि सिंह, वे बार्गेनिंग कर रहे थे आजादी के बाद। उनको लग रहा था कि जो हमको अधिक अधिकार देगा हम उसी की तरफ चल जाए। ये बार्गेनिंगे कर रहे थे तब तक अगस्त में स्वतंत्रता मिला। 3 अक्टूबर को ऑपरेशन जिब्राल्टर के तहत पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर अटैक कर दिया और पाकिस्तानी सैनिकों के वेशभूषा में वो नहीं थे, आदिवासियों के कपड़े में, कि ये कोई नहीं कहे कि पाकिस्तान ने आक्रमण किया। समझ रहे बात को? तब हरि सिंह दौरे दिल्ली आए। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने तुरंत सेना भेज दी। तो 4 हिस्सा जो कश्मीर का है, एक मैं बात कर, उसमें 3 हिस्सा भारतीय सैनिकों ने कैप्चर कर लिया। 1 या 2 दिन और लड़ाई होता तो पूरा कश्मीर ले लेते। तब तक यही लॉर्ड माउंटबेटन सीज फायर का आदेश देते। ये सीज फायर का आदेश नहीं देता तो कश्मीर का समस्या ही नहीं। और उसके बाद देखो, जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे, लेकिन गलती किसी से भी होता है। जो मानव है उससे गलती तो होगा। बहुत बड़ा गलती इन्होंने क्या किया समझना बात में। गांव में 2 परिवार के बीच में लड़ाई होता तो थाना में कौन जाता है? जो कमजोर है। पिटाएगा वही जाएगा ना, जो पीट दिया वो क्यों जाएगा? क्या वो कहेगा कि जाके कि हम उसको पीटे हैं? आर पीट गांव में होता तो देखोगे कि कमजोर पुलिस के पास जाता। तो दिक्कत था तो पाकिस्तान जाता। हम तो 3 हिस्सा ले चुके, 1 हिस्सा लेने की जरूरत। ये जवाहरलाल खुद इस मैटर को लेके यूएनओ चले गए। ये सबसे बड़ा ब्लंडर हुआ हमारे फॉरेन पॉलिसी। अब क्या हुआ? यूएनओ ने अपना टीम भेज दिया, नया नया, वो भी तो 45 में बना था, कि भाई वहां के लोगों का मैंडेट लेंगे, वहां के लोगों का विचार जाना। तो वहां वोटिंग हुआ। 3 ऑप्शन, भारत में जाओगे, पाकिस्तान में जाओगे, स्वतंत्र रहो। तो
ये जो 3 हिस्सा जो कश्मीर तुम्हारे पास आज है, जम्मू एंड कश्मीर, इसको हमारे संविधान बनाने वालों ने कहा कि भैया आप मिल जाओ, आपको हम ये चीज देंगे, सारा लॉलीपॉप दिखा दिया कि आपको हम दे दें। और 370 हटा तो 370 के पहले अस्थाई शब्द लगा दिया, छोटा सा टेम्पोररी। वो साधारण थे कि जो सरकार चाहती हटा दे, हटाती नहीं, हटाना नहीं चाहती थी, कांग्रेस नहीं हटा। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है हम भारत के साथ रहे। जो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, उन लोगों ने कहा कि हम स्वतंत्र रहे। यूएन उनको स्वतंत्र करके चला गया। यूएन अभी पहुंचा भी नहीं होगा अमेरिका, तब तक पाकिस्तान ने उसको कैप्चर कर लिया। रहो स्वतंत्र। तो आज उसको क्या कहते हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। ये लॉर्ड माउंटबेटन का ही थे। क्वेश्चन आता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, क्वेश्चन में वर्ड देखना, सब वर्ड भारतीय है, इंडियन, फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल, तब आंसर होगा सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्वेश्चन में खोज लेना भारतीय शब्द है कि नहीं, और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तब सी राजगोपालाचारी। बाकी किसी में वो आंसर नहीं हो। लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का भी प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। 1947 में जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लिखो, खत्म हो गया तो लोग। कैबिनेट मिशन केम इंडिया टू ट्रांसफर पावर पीसफुली। कैबिनेट मिशन केम इंडिया टू ट्रांसफर पावर पीसफुली। शांतिपूर्ण शक्ति के हस्तांतरण के लिए, शांतिपूर्ण शक्ति के तेरे पॉलिटी वाले सर से तू लोग पॉलिटी पढ़ो, हम क्यों पढ़ाया था पॉलिटी तू लोग का? हमारा तुम लोगों ने, हमारा यहाँ खत्म हो गया, आज का रोजी रोटी समाप्त। शांतिपूर्ण शक्ति के हस्तांतरण के लिए, ये सब लाइन में लिख रहा है सब ना, यहां पर लिख रहा है। पॉलिटी पढ़ा दीजिए, पॉलिटी पढ़ा। शांतिपूर्ण शक्ति से नहीं भैया, शांतिपूर्ण बात समझो तुम। सब लोग का अपना लिमिटेशन होता है, प्रॉब्लम होता है। शांतिपूर्ण, हमको एक ही सब्जेक्ट माँ सरस्वती निपटा दे वही बहुत है। हिस्ट्री ठीक रहे यही ठीक है, क्या जरूरत है 4 गो सब्जेक्ट पढ़ाने का? समझो, शांतिपूर्ण। हम लोग विद्वान नहीं है, वो लोग विद्वान है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब पढ़ाते हैं। लिखो, पहले इसको खत्म करो। शांतिपूर्ण शक्ति के हस्तांतरण के लिए कैबिनेट मिशन भारत आया। पैट्रिक लॉरेंस was the chairman
of cabinet mission Patrick Lawrence was the chairman of cabinet mission and Stafford Cripps and A.B. Alexander. Stafford Cripps and A.B. Alexander were the members of cabinet mission. Patrick Lawrence कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। और A.B. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स, बोर्ड पर है, नाम लिखा हुआ है, A.B. अलेक्जेंडर एंड स्टेफर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। पैट्रिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष था। A.B. अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे। बाय द ऑर्डर ऑफ कैबिनेट मिशन, by the order of cabinet mission, constituent assembly was established. कैबिनेट मिशन के आदेश से संविधान सभा का निर्माण हुआ। कैबिनेट मिशन के आदेश से संविधान सभा का निर्माण हुआ। यहीं पे एक अलग थोड़ा सा नीचे के स्टार बना के पॉइंट लिख दो, क्वेश्चन है। 16 अगस्त 1946 was celebrated by Muslim League as Direct Action Day. Was celebrated by Muslim League as Direct Action Day. 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग ने सीधा कार्यवाही दिवस मनाया था। ये डेट इसका याद करना है, इसको अंडरलाइन करो। 16 अगस्त, और वहां कंफ्यूज मत करना। 22 दिसंबर है डिलीवरेंस डे, मुक्ति दिवस, और 16 अगस्त है सीधा कार्यवाही दिवस। और यहाँ एक और पॉइंट वही लिख दो। अब लाल से लिख दी तो उसको रंगने का क्या जरूरत है, छोड़ दो, नीचे लिख। प्यारे लाल was the personal secretary of महात्मा गांधी। प्यारे लाल was the personal secretary of महात्मा गांधी in 1946। प्यारे लाल was personal secretary of महात्मा गांधी
in 1946 at Noakhali in Bengal. उन्नीस सौ 46 में बंगाल के नोआखाली में 1946 में बंगाल के नोआखाली में प्यारेलाल महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। प्यारेलाल महात्मा गांधी के निजी सचिव थे। अब लिखो 1947। Pakistan became free on 14th August and India became free on 15th August। 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन was last Governor General of India and first Governor General of Free India। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सी राजगोपालाचारी was the first and last Indian Governor General। सी राजगोपालाचारी प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। भारतीय को 2 बार अंडरलाइन करो, इंडियन को। सी राजगोपालाचारी प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। क्लीमेंट एटली was the Prime Minister of England in 1947। 1947 में क्लीमेंट एटली इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। कल एक क्लास होगी, समझ रहे बात को, उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह है, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट वगैरह के
चूंकि पढ़ाना कुछ उसमें नहीं है, उसको लिखाना है, तो बता देंगे। कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन बोला था, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है और वो रेगुलर किसी न किसी एग्जाम में आते रहे, तो उसको हम कल लिखा देंगे। कल खत्म हो जाएगा विधिवत, कल लास्ट क्लास होगी ऑफिशियल। पहले बात समझो, वो बहुत अच्छे टीचर है जिनसे आप पढ़ रहे हो। पॉलिटिक्स शुरू नहीं हुआ तो दुबे सर पढ़ाते हैं ना, पढ़ा देंगे तुम लोग के साथ। ये लोग परमानेंट टीचर, तो परमानेंट टीचर को बैठा के बाहर वाला टीचर को क्यों? हमको छोड़ के बाकी लोग परमानेंट। मैनेजमेंट क्यों देगा तुमको? अपना टीचर बैठा के दूसरे टीचर को बुला के पैसा क्यों देगा? इसलिए तुम्हारे बात वो नहीं माने। समझ रहे बात को? तुम लोग पहले परीक्षा के पहले को दूगो FIR करवा लेना। समझ रहे बात को? तब जाना परीक्षा देने का रहा घोड़ा पर। मेरी बात समझो, एक तो बहुत अच्छे टीचर है, तुमको बता रहे अपना जैसे हिस्ट्री खत्म होगा तो शायद पॉलिटिक्स शुरू करेगा। समझ रहे बात को? तो और वो लोग विद्वान है, वो तो हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो गलती हुआ, पहले हिस्ट्री पढ़ा देते तो दोनों पढ़ा देते, तो उसमें वो लोग तुम्हारा बात नहीं मानेगा। मैनेजमेंट भी अपना है, वो अपना भाई ध्यान रखेगा। हिस्ट्री वाला में सुनो, इसको जो पढ़ना तुम लोग को पढ़ना, सब्जेक्ट वाला का तो जिसमें एंशिएंट मेडिवल है उसका तो मैं कुछ पढ़ाया नहीं, तो कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन जिनका GS में समान अध्ययन में पाठ पढ़ रहे, वो पहले इसको एक बार पढ़ लो, इसको तैयारी कर लो। इतिहास में कुछ नहीं कर, क्योंकि सब्जेक्ट इतना पढ़ने का तुम्हारे पास है कि उसका कोई ये नहीं है। और हमको PhD नहीं कर, और हमें पूरा विश्वास है, विगत 10 साल से BPSC पढ़ा रहा हूँ, पहले तो UPSC पढ़ा रहा है। कभी ऐसा नहीं माँ सरस्वती ने किया कि 37 क्वेश्चन, 38 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का होता है BPSC। 150 में 37 से तो ऊपरे रहे कि 30-32 क्वेश्चन नहीं आया। कम जिस साल आता है 32 क्वेश्चन कॉपी से। और जैसे ये लिखाया हो तुमको, ऐसे ही एंशिएंट मेडिवल भी वहां लिखा था। तो मॉडर्न तुम लोग का है, तो हमको नहीं लगता है कि क्वेश्चन तुम लोग का छूटेगा। लेकिन पहले इसको तैयारी कर। तुमको लगा कि सर ने जो लिखा दिया तो हमको सब ध्यान में आ गया, हमने पढ़ लिया, हम उसका क्वेश्चन कर दें। बेटा टाइम बचता है तो आगे पढ़ो, इसको छोड़ के नहीं। क्योंकि ये हम लोग को देखो, इतिहास में या पॉलिटी में या किसी में क्या, ये हम लोग का 35 साल का अनुभव है। लिखाने के लिए बहुत कुछ लिखाया जा सकता। तुम देखा होगा मैक्सिमम सेंटेंस में हमारा एक क्वेश्चन होता है। हम ERM लेके कॉपी नहीं भरवाते। अगर उस लाइन में क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को डिक्टेट करते हैं, नहीं तो नहीं करते। हाँ, टीचर बन जाओ, उसके बाद BPSC देना हो किसी को कभी, तो मेरा नंबर रख लो। ऐसे इतना डांट खाए हो कि फिर तो हमसे कांटेक्ट नहीं है करोगे। नाइन 9810363596। हाँ, तो हम क्या करें? 10 तुम लोग बात बैठो ना। मैनेजमेंट जो क्लास नहीं देगा, हम लोग कैसे आके तुमको पढ़ा देंगे?
क्वेश्चन पूछेगा, सुनो उसका भाई, तो उसमें बैठना, तो उसमें बता तो दिया 1885 में कौन था गवर्नर जनरल, कांग्रेस में लॉर्ड डफरी, 1905 में कर्जन नहीं लिखा है, 1919 में मॉन्टेगे चेम्सफोर्ड नहीं लिखा है। तो ये तो सब टॉपिक वाइज जब घटना होगा तब ना होगा, वही वायसराय था 1858 के बाद। बैठो, लॉर्ड माउंटबेटन को कहो कि अंतिम वायसराय, ठीक है क्वेश्चन, फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि 1905 के बाद घटना इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन घटना क्या है, बंगाल का विभाजन, तो ये इंपॉर्टेंट। अब तुमसे पूछता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया या किसके समय, समझ रहे बात को, तो इंपॉर्टेंट हो गया घटना। जैसे हम लोग जहां जहां आया है 1930 में लॉर्ड इरविन था, एक क्वेश्चन बनता है, मैंने लिखाया था ना कि उसने बाल विवाह शारदा एक्ट पास किया था, समझ रहे बात को। पहला चीज देखो, एक काम करना शुरू करो, रिवीजन करो, रिवीजन जो आता है वो काहे मुंह लटका रही है, पर बेटा याद करने की जरूरत नहीं है, याद नहीं होगा। जो फैक्ट्स है देखो, ऐसा नहीं है कि तुम लोग कोई दूसरा दुनिया से आए, याद नहीं होगा, याद करना नहीं, इसको क्या करो कि 2 दिन 1 दिन पे पढ़ो, और अब 7 हो जाएगी, और 2-3 दिन इसको 5 दिन करके देखो, फायदा होता है तो कंटिन्यू करना, नहीं तो नहीं करना। नोट्स पढ़ लो, आज पढ़े फिर परसों पढ़, फिर 1 दिन बाद पढ़, तुम देखोगे पढ़ते पढ़ते 40% 50% याद हो जाएगा, और वो भूलोगे नहीं, रटोगे तो भूल जाओ, पहला चीज। और 5 बार 7 बार पढ़ा हुआ है कि भाई डायरेक्ट पूछ दिया 5 दिन का बाद कि बताइए 1947 में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन, शायद तुम भूल जाओ, लेकिन वहां जब 4 ऑप्शन देगा ना, क्लीमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड क्लाइव, फलान ठेकान, तो पढ़ा हुआ कर। तुम सोचो, एक बात समझना, इंडिया में सबसे टफ एग्जाम होता है कैट का, उससे टफ एग्जाम आईएएस भी नहीं। 2-2 पेज का, 3-3 पेज का इंग्लिश का पैसेज होता, और 1-2 पैसेज नहीं होता, 8, 7, 6, और एक पैसेज में क्वेश्चन क्या होगा, एक, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज, ले। और बच्चे 99.456 लाते तब रिजल्ट होता, 98 वाला का रिजल्ट नहीं होता, 98% एक्यूरेसी। वो कैसे करते, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। 6 साल आईएमएस, उस समय इंडिया का ब्रांड एमबीए का कोचिंग था बॉम्बे का, मैं पढ़ा, मैं देखता था 6 दिन का क्लास कहता था कि 6 दिन हम लोग सप्ताह में आपको पढ़ाएंगे 3-3 घंटे, पढ़ाता था 3 दिन, 3 दिन एकदम टेस्ट प्रैक्टिस, टीचर दे दिया सेट बनाओ और उसी समय डिस्कशन, वो इतना प्रैक्टिस करा देता है। तुम सोच रहे हो ना कि इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में 99% लाना आसान का, 99%, कितना एक्यूरेसी, टाइम बाउंड एक्यूरेसी, सिर्फ और सिर्फ मैं बेटा तुमको कर रहा हूं, हजारों मेरे हैं जिन्होंने कैट किया है, नौकरी कर रहे हैं, प्रैक्टिस पे वही चीज अपनाना है। हम लोग का तो जानते हो ये अप्रोचे गलत हो जाता, 1 लाइनर रट लो, चीर दो, फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, सीखने का तो हम लोग कोशिशें नहीं करते। मुझको भी मालूम था कि कहानी सुना रहा हूं तो टाइम लग रहा है,
लेकिन मेरा कहानी सुनाने का एक पर्पस था कि जो बच्चा साइंस से बीएससी किया है, बीकॉम किया है, 10वां के बाद इतिहास छुआ, तो उसके दिमाग पर एक बार समझ ले कि भाई सुभाष चंद्र बोस क्या थे, महात्मा गांधी क्या थे, फलना क्या था, ठिकाना। तो थोड़ा सा कहानी इस पे लकीर खींच दी, फिर उसको लिखा देते, क्योंकि मेरे को मालूम है कि 2 दिन के बाद वो भूल जाएगा। अब कॉपी नहीं भूलेगा, जब मर्जी उलट लो। तो तरीका मायने करता है, रिजल्ट उसको सब याद हो जाएगा। नियम बना ले कि रात को 7 बजे 8 बजे के बाद खाना पीना खा के दूसरा कुछ नया नहीं करना। जितना नोट्स है ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, साइंस का, तो रीडिंग लगाओ और आराम से रीडिंग लगाओ, मोबाइल बंद करके। तो भाई बहुत बड़का आतंकवादी है।